तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम कमल था। कमल बहुत ही मेहनती और ईमानदार इंसान था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। हर साल जब वह अपनी फसल उगाता तो या तो सूखा पड़ जाता या बाढ़ आ जाती, जिससे उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती। इस बार भी गणेश चतुर्थी का पर्व नजदीक था और कमल की फसल बर्बाद हो चुकी थी। गांव का एक साहूकार था, धनी राम, जो बहुत लालची और अहंकारी था। वह गांव में सबसे अमीर था और हर साल गणेश चतुर्थी पर गांव के सबसे बड़े पंडाल में अपनी भव्यता का प्रदर्शन करता था। धनी राम ने इस साल एक बहुत ही खास योजना बनाई थी। उसने शहर के सबसे महंगे कलाकारों को बुलवाकर एक ऐसी गणेश प्रतिमा बनवाई थी जिसमें असली मोती और पन्ने जड़े हुए थे। वह चाहता था कि उसकी प्रतिमा गांव के लोगों को ये बताए कि वही सबसे शक्तिशाली और धनी है। कमल, जो अपने खेत में निराश बैठा था, अपनी पत्नी से बोला, इस साल हम गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे? हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं बचा है। उसकी पत्नी ने उसे सांत्वना दी, चिंता मत करो, गणेश जी दिल की श्रद्धा देखते हैं, पैसों की नहीं। कमल ने अपनी पत्नी की बात मानी और उसने तय किया कि वह इस बार एक अलग तरह से गणेश जी की पूजा करेगा। वह अपने खेत में गया और वहां से कुछ सूखी लकड़ियां और धान की बालियां ले कर आया। उसने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मिलकर उन सूखी लकड़ियों से एक साधारण सा गणेश जी का ढांचा बनाया और धान की बालियों से उसे सजाया। उनकी प्रतिमा में कोई चमक या भव्यता नहीं थी, लेकिन उसमें उनके दिल की पूरी श्रद्धा थी। गणेश चतुर्थी के दिन धनी राम ने अपने पंडाल का उद्घाटन किया। उसने अपनी प्रतिमा की खूब प्रशंसा की और कमल की सादगी का मजाक उड़ाया। लेकिन गांव के लोगों को धनी राम की प्रतिमा में दिखावा ज्यादा और भक्ति कम दिखी। कमल ने अपनी साधारण प्रतिमा को अपने खेत के किनारे स्थापित किया और पूरे गांव को वहां बुलाया। गांव के लोग धनीराम के पंडाल से ज्यादा कमल के खेत में खुश थे। वहां सबने मिलकर भजन गाए और प्रसाद बांटा। अगले दिन गांव में बहुत तेज हवा चलने लगी। धनीराम का पंडाल, जो बहुत बड़ा और भारी था, हवा से टूटकर गिरने लगा। उसकी भव्य प्रतिमा भी टूटकर बिखर गई। वहीं कमल की हल्की और साधारण प्रतिमा को हवा ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि हवा में लहराती धान की बालियों से बनी उस प्रतिमा को देखकर लोगों को बहुत शांति मिली। तभी एक और चमत्कार हुआ। जैसे ही धनीराम का पंडाल पूरी तरह से गिर गया, मूसलाधार बारिश होने लगी। धनीराम की प्रतिमा टूटकर बिखर चुकी थी, लेकिन कमल के खेत में स्थापित उस प्रतिमा पर एक भी बूंद नहीं गिरी। गांव के सूखे खेतों में बारिश हुई और कमल की सारी फसल फिर से हरी भरी हो गई। धनीराम ने जब ये देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ गया कि दिखावा और अहंकार क्षणिक होते हैं, लेकिन सच्ची श्रद्धा और सादगी हमेशा फलदायी होती है। उसने कमल से माफी मांगी और उससे कहा, तुम्हारी साधारण प्रतिमा में जो ताकत थी, वह मेरी करोड़ों की प्रतिमा में भी नहीं थी। उस दिन के बाद से धनीराम ने लालच छोड़ दिया और कमल के साथ मिलकर गांव के किसानों की मदद करना शुरू कर दिया। और कमल ने गणेश जी के आशीर्वाद से यह सीखा कि सच्चा धन भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि प्रकृति और दिल की सादगी में होता है। कमल के खेतों में हुई बारिश और धनीराम के पंडाल के गिरने की घटना ने पूरे गांव में एक नई चेतना जगा दी थी। धनीराम, जो अपने अहंकार में चूर रहता था, अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपनी सारी दौलत का उपयोग गांव के भले के लिए करने का फैसला किया। गणेश चतुर्थी का पर्व समाप्त हो चुका था, लेकिन धनीराम ने कमल के खेत में बने धान के गणेश जी को हटाया नहीं। उसने उस प्रतिमा के चारों ओर एक छोटा सा चबूतरा बनवाया और वहां एक कुआं खुदवाना शुरू किया। गांव के लोगों ने भी इस काम में उसका साथ दिया। कुछ ही दिनों में गांव में एक ऐसा कुआं बन गया जिसमें पूरे साल पानी रहता था। इस कुएं का नाम गणेश कुआं रखा गया। अब कमल और गांव के दूसरे किसानों को कभी भी पानी की कमी नहीं होती थी। उनकी फसलें हर साल लहलहाती थीं। धनीराम ने यही नहीं रुका।
उसने गांव के बच्चों के लिए एक पाठशाला बनवाई जहां सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि प्रकृति और खेती बाड़ी के बारे में भी सिखाया जाता था। वह बच्चों को कमल के खेत में ले जाकर सिखाता था कि कैसे फसल उगाई जाती है और कैसे पानी को बचाया जाता है। एक साल बाद गणेश चतुर्थी का पर्व फिर से आया। इस बार गांव में कोई भी बड़ी महंगी प्रतिमा नहीं बनाई गई थी। हर घर में लोगों ने अपने अपने खेतों की मिट्टी और धान की बालियों से गणेश जी की छोटी छोटी मूर्तियां बनाई थी। धनीराम और कमल ने मिलकर गांव के केंद्र में एक बहुत बड़ा मंडप बनाया, लेकिन उस मंडप में कोई मूर्ति नहीं रखी गई। इसके बजाय उन्होंने वहां एक बड़ा सा जल कुंड बनाया जिसमें कमल के फूल खिल रहे थे। जब लोग मंडप में आए तो वे थोड़ा हैरान थे। तब धनीराम ने सबको समझाया, इस साल हमारे गणेश जी हमारी मेहनत, हमारी एकता और हमारे गांव की हरियाली में है। उन्होंने हमें सिखाया है कि असली धन जमीन में होता है, न कि दिखावे में। इस जल कुंड में खिलते कमल के फूल हमारी समृद्धि का प्रतीक हैं और यह समृद्धि हमें प्रकृति और एक दूसरे का सम्मान करने से मिली है। गांव के लोगों को ये बात बहुत पसंद आई। उन्होंने मिलकर भजन गाए और जल कुंड में कमल के फूलों को अर्पित किया। इस दिन से आनंदपुर गांव में गणेश चतुर्थी सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि प्रकृति और समुदाय के प्रति आभार व्यक्त करने का एक पर्व बन गया था। कमल और धनीराम की दोस्ती ने पूरे गांव का भविष्य बदल दिया था। उनकी कहानी ने ये साबित कर दिया कि जब इंसान का मन सच्चा हो और उसका उद्देश्य नेक हो तो भगवान उसे हमेशा रास्ता दिखाते हैं। गांव में गणेश कुआं और जल कुंड के बाद आनंदपुर की पहचान पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि एक मॉडल गांव बन गया था जहां लोग प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहते थे। कमल और धनीराम की दोस्ती और उनका साझा प्रयास पूरे क्षेत्र में मिसाल बन गया था। एक दिन एक शहरी उद्योगपति जिसका नाम विजय था आनंदपुर आया। वह गांव की प्रगति को देखकर चकित था। उसने देखा कि गांव के बच्चे बिना किसी बड़े स्कूल के भी कितने यानी और आत्मनिर्भर हैं। वे न सिर्फ खेती के बारे में जानते थे बल्कि अपने हाथों से उपयोगी चीजें भी बना लेते थे। विजय ने धनीराम से मिलकर कहा, मैं आपके गांव में एक बड़ी फैक्ट्री लगाना चाहता हूं। इससे गांव के युवाओं को रोजगार मिलेगा और वे बहुत पैसा कमा सकेंगे। धनीराम और कमल ने ये प्रस्ताव सुना। उन्हें लगा कि यह उनके गांव के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। उन्होंने गांव वालों के साथ एक बैठक बुलाई। धनीराम ने कहा, विजय जी की फैक्ट्री से हमारा जीवन स्तर बहुत ऊपर उठ जाएगा। लेकिन तारा दादी, जो गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थी, ने कहा, बेटा, धन से जीवन स्तर ऊपर तो उठ जाएगा, लेकिन क्या हमारे मूल्यों का क्या होगा? ये फैक्ट्री हमारे जल कुंड को प्रदूषित कर देगी और हमारी खेती को नुकसान पहुंचाएगी। गांव के लोग असमंजस में पड़ गए। एक तरफ समृद्धि थी तो दूसरी तरफ उनके द्वारा बनाए गए प्राकृतिक संतुलन को खोने का डर। तारा दादी ने विजय से पूछा, क्या आप हमारे गांव को उसी तरह समृद्ध कर सकते हैं जैसे हमने खुद को किया है, बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए? विजय ने इस सवाल पर कुछ देर सोचा। वह पहली बार किसी गांव के लोगों को धन से ज्यादा अपने मूल्यों की परवाह करते देख रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि वह विकास को सिर्फ पैसों से आंकता था। विजय ने अपना प्रस्ताव बदल दिया। उसने धनीराम और कमल के साथ मिलकर एक नई योजना बनाई। उसने गांव में एक कौशल विकास केंद्र की स्थापना की, जहां गांव के लोग अपनी पारंपरिक कलाओं को आधुनिक तकनीक के साथ मिलाकर नए उत्पाद बनाना सीखें। गांव के लोगों ने अपनी मिट्टी की कला, कपड़ों पर चित्रकारी और धान की बालियों से सजावट की कला को व्यावसायिक रूप दिया। विजय ने उनके उत्पादों को शहर के बड़े बाजारों में बिकवाने का इंतजाम किया। जल्द ही आनंदपुर के उत्पाद इको फ्रेंडली और हस्तनिर्मित उत्पादों के रूप में मशहूर हो गए। गांव के हर घर में खुशहाली लौट आए, लेकिन इस बार वह खुशी आत्मसम्मान और मेहनत से कमाई हुई थी। गणेश चतुर्थी का एक और साल आया। इस बार मंडप में कोई जल कुंड नहीं था, बल्कि गांव के लोगों द्वारा बनाए गए उत्पादों की एक भव्य प्रदर्शनी थी। एक छोटे बच्चे ने, जो अब कमल के खेत में काम करता था, एक प्रेजेंटेशन दिया। उसने बताया कि कैसे
गणेश जी ने उन्हें सिखाया कि सच्ची प्रगति वही है जो हमारे मूल्यों को बनाए रखे और हमें हमारे पर्यावरण से जोड़े। विजय ने उस दिन सबको बताया कि आनंदपुर ने उसे सिर्फ एक व्यावसायिक मॉडल नहीं दिया, बल्कि जीवन जीने का एक नया तरीका सिखाया है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।